गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के साइंस की के चैप्टर 1 का पार्ट 3। इसमें आज हम जानेंगे वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके के बारे में आज जानेंगे। तो देखिए, जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है वर्ड इक्वेशन, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये मिलके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, एक वर्ड इक्वेशन है। अब इक्वेशन मैंने बताया था कि रिप्रेजेंट करना, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसी को इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन में हमेशा क्या होना चाहिए, इसका ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS। तो LHS और RHS दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर इक्वल नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं स्केलेटल या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दूसरा तरीका है। एक तो पहला है वर्ड इक्वेशन, दूसरा है केमिकल इक्वेशन। यानी कि जब हम इसी वर्ड के लिए एक सिंबल देते हैं और दूसरे वर्ड के लिए भी दूसरा सिंबल देते हैं और उससे जो कंपाउंड बनता है, एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड बनता है, उसको भी हम किसी सिंबल यानी कि फॉर्मूले के थ्रू लिखते हैं। तो इस तरीके से जो हम दर्शाते हैं इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब बात आती है कि केमिकल इक्वेशन को लिखने में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इधर वाला पार्ट होता है, यानी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो हमें न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रॉपर्टी के साथ हम मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है, या फिर कह सकते हो ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ध्यान रखिए कि रिएक्टेंट्स जो होता है वो एरो के लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, यानी कि ये LHS में होता है। और रिएक्टेंट्स अगर एक से ज़्यादा हो तो उसके बीच में प्लस साइन लगाते हैं, और उसके बाद इधर के तरफ राइट हैंड के तरफ RHS में लिखा जाता है प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये दो रिएक्टेंट्स हैं तो इनके बीच में हमने क्या लगाया है, प्लस साइन लगाया है। इसके बीच में ये प्लस साइन लगाया है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट है तो उसके बीच में भी हमने क्या लगाया है, प्लस साइन लगाया है। यानी कि प्रोडक्ट्स के बीच में भी प्लस साइन लगाते हैं, एक से अधिक अगर प्रोडक्ट है तो उसके बीच में प्लस साइन लगाते हैं। और एरो जो होती है, ये जो एरो है इस तरफ से एरो हेड है, तो जिस तरफ एरो हेड होगी यानी कि रिएक्शन उस तरफ हुआ है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे ये देखिए कि ये A है और ये B है, तो AB में रिएक्शन होने से AB एक न्यू प्रोडक्ट बना जो कि पूरी तरीके से A और B के क्वालिटी से इसकी क्वालिटी अलग है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि AB प्लस CD दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं। ये दोनों इधर की तरफ रिएक्शन हुआ और बनाया AC और BD, जो कि इनसे बिल्कुल ही अलग है। ध्यान रखिए कि वर्ड्स के जगह पे मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि वर्ड इक्वेशन भी होता है, तो वर्ड्स के जगह पे फॉर्मूला या सिंबल से लिखना एलिमेंट या कंपाउंड्स का ये ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्यों, इसके पीछे रीज़न ये है कि इंग्लिश या फिर और कोई भी लैंग्वेज हम एक एरिया के लोग जानते हैं, या हम लोग जैसे जानते हैं इंग्लिश या हिंदी, दूसरे लोग तो इंग्लिश या हिंदी नहीं जानते। तो वहाँ के लोगों के लिए लेकिन फॉर्मूला और सिंबल्स जो होता है वो एक जैसा होता है। फॉर्मूला और सिंबल्स चाहे यहाँ के का रहने वाला हो या कहीं और का रहने वाला हो, उसके लिए भी हाइड्रोजन का सिंबल H ही होगा, और हम लोगों के लिए भी हाइड्रोजन का सिंबल H ही है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg हम लोगों के लिए भी है, और जो इंग्लिश नहीं भी जानते हैं उनके लिए भी सिंबल Mg ही होता है। तो इसी तरीके से फॉर्मूला या सिंबल्स का यूज़ करके हम उसको ज़्यादा यूज़फुल बनाते हैं। उसके बाद ध्यान और रखना क्या पड़ता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स, रिएक्टेंट्स में जो नंबर ऑफ़ एटम्स होगा वो पूरे तरीके से इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स में जो एटम्स होंगे उसके।
यानी कि कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि इधर के तरफ लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस तरफ रिएक्टेंट्स है, तो इसमें जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लीजिए मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही है, तो ये क्या है, ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये सही नहीं है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। फिजिकल स्टेट की अगर बात करें, फिजिकल स्टेट यानी कि कोई भी जो एलिमेंट या कंपाउंड है वह किस स्टेट में, यानी कि सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है या फिर एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन है, इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी जो हम केमिकल फॉर्मूला ये लिखते हैं उसके साथ जो है ना ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में SLG या AQ का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ Fe, ये क्या है, आयरन है। तो आयरन किस स्टेट में है ये दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में S लिख देंगे, तो यानी कि सॉलिड स्टेट में है। फिर है ये H2O, ये है आपका लिक्विड स्टेट में। फिर इससे बना क्या, आयरन ऑक्साइड Fe3O4, ये सॉलिड स्टेट में है और इससे रिलीज हुआ क्या, हाइड्रोजन गैस, तो ये गैसियस स्टेट में है। इस तरीके से इसको हम दिखाते हैं। कंडीशंस, कई बार क्या होता है, रिएक्शंस जो होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं, जैसे प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ें होती है, यानी कि कह सकते हो कि कैटलिस्ट एक ऐसा एलिमेंट, कंपाउंड या हो सकता है जो कि उस रिएक्शन में खुद कुछ नहीं करता लेकिन करवाता ज़रूर है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो टीचर्स क्या है, टीचर्स खुद तो नहीं करेगा एग्ज़ाम की तैयारी, लेकिन आपसे एग्ज़ाम की तैयारी करवाएगा। तो यहाँ पे टीचर्स आपके लिए क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो ऐसे ही कैटलिस्ट होते हैं जो कि क्या होता है, कहाँ पे इंडिकेटेड किया जाता है, तीर के यानी कि एरो के ऊपर या नीचे। यानी कि जैसे कि ये एरो है तो यहाँ पे जैसे कि इस तरीके से लिख देते हैं 340 एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरीके से दिखाते हैं, या फिर क्लोरोफिल है या और भी सनलाइट वगैरह है तो वो भी इसी के ऊपर दिखाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। यदि किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, मैं उसका यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।